नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, देश में आज ऐसे नेता बहुत कम हैं जो मोदी और राहुल गांधी दोनों को बहुत करीब से जानते हो, लेकिन एक नेता है साहब, सतपाल मलिक, जो दोनों को ही, राहुल मोदी को बेहद करीब से जानते हैं और आज बहुत सी अंदर की बातें पहली बार आपके सामने रखने जा रहे हैं। अब एक खास मुलाकात में मलिक साहब ने मुझसे बताया कि मोदी जी की जो सबसे बड़ी वीकनेस है, उनकी जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है आज की तारीख में, वो उनका बढ़ता हुआ अहंकार है। इतना अहंकार है कि वो अक्सर बदले की भावना से काम करते हैं। और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मलिक साहब ने बताया कि अगर किसी से नाराज़ हो जाएं, खफा हो जाएं, तो फिर बर्बाद ही कर देते हैं। मोदी जी का नंबर एक कारण है उनकी एरोगेंस से सब लोग तंग हैं। मोदी जी बदले की भावना से काम करते हैं। मोदी जी बहुत बदले की भावना से करते हैं। मैं भुक्तभोगी हूँ, मेरी सारी सिक्योरिटी हटा ली उन्होंने, चूंकि मैं किसानों वाले मुद्दे पे उनसे असहमत हो गया था। और जब राहुल गांधी की पर्सनालिटी के बारे में मैंने मलिक साहब से पूछा तो उनका कहना था कि राहुल का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, पोलाइट हैं, घमंड उनमें लेश मात्र नहीं है, अहंकार नहीं है, सबका सम्मान करते हैं। और यहाँ तक कि जो मलिक साहब के ड्राइवर हैं, उनका ये कहना था कि मेरे ड्राइवर से भी हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। ये है राहुल गांधी। राहुल गांधी के बारे में कुछ खोलकर बताइए मलिक साहब। देखिए, राहुल गांधी इज लीडर ऑफ फ्यूचर। वो बहुत सिविलाइज, बहुत विनम्र, बहुत बढ़िया, मतलब टू द एक्सटेंट कि वो मेरे छोड़ने आते हैं तो मेरे ड्राइवर को भी नमस्ते करते हैं। और अच्छा, अब दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि सतपाल मलिक एकमात्र ऐसे गवर्नर होंगे जो इस देश के दो बड़े नेता राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों का पर्सनैलिटी असेसमेंट खुद कर रहे हैं। तो वो तो आप सुनिएगा, कई खुलासे हैं। लेकिन एक चीज़ हमें ये भी याद रखनी चाहिए कि पिछले 50-60 वर्षों से सत्यपाल मलिक जो मंत्री भी रहे, कई राज्यों के गवर्नर भी रहे, कई प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया, वो चुनाव को भी बहुत करीब से देख रहे हैं। और इस बार हरियाणा के बारे में उनका प्रेडिक्शन है कि कांग्रेस 90 में से 60 सीट ला रही है, 90 में 60 ला रही है। बीजेपी, उनका ये कहना है, सीट वाइज जो उन्होंने असेसमेंट किया, 90 में से 20 ला रही है, यानी कुल मिलाकर 60 और 20 का फ़र्क है कांग्रेस और बीजेपी में हरियाणा में। और जम्मू कश्मीर के बारे में उनका जो प्रेडिक्शन है वो भी काफ़ी गौर करने वाला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के वो गवर्नर हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला, इन दोनों की जो जोड़ी है, उसकी जो केमिस्ट्री है, वो ऐसा लगता है उस केमिस्ट्री से कि कांग्रेस और उमर वो जम्मू कश्मीर जीतने जा रहे हैं। बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल है। एक और इम्पॉर्टेंट उन्होंने प्रेडिक्शन किया महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र के बारे में उनका कहना था कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी, अगर आज की स्थिति आप देखेंगे महाराष्ट्र की, तो इन्होंने लीड ले रखी है, यानी महाविकास अघाड़ी आगे है बीजेपी से, एनडीए से। अब और भी बहुत से सवाल मैंने सत्यपाल मलिक साहब से पूछे, लेकिन एक सवाल जो बड़ा लाजमी था और इम्पॉर्टेंट था वो ये था कि साहब, ये मोदी जी की सरकार क्या 5 साल पूरा करेगी या फिर 5 साल पूरा नहीं कर पाएगी। इस पर उनका ये कहना था कि 4 राज्यों के चुनाव जो नवंबर तक सारे रिजल्ट सामने होंगे, बड़ा मुश्किल है कि मोदी जी अगर हारते हैं, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, कि मोदी जी की सरकार 1 साल भी आगे चल पाए। यानी उनका साफ कहना है कि साल भर से ज़्यादा मोदी की सरकार चलने वाली नहीं है। अब दोस्तों, ये जो इंटरव्यू है ये जानकारियों से, खुलासों से भरा पड़ा है। मुझे लगता है कि सतपाल मलिक, जिनका अगर आप पॉलिटिकल कैरियर देखें, स्पैन देखें, तो ऑलमोस्ट 60 ईयर्स है, और इतने सीनियर मोस्ट लीडर, एक बुजुर्ग नेता, एक बेबाक नेता और एक बेखौफ नेता, इनकी बातचीत को आपको ज़रूर सुनना चाहिए। पल्स मिलेगी, नब्ज़ मिलेगी आपको, मुल्क की, देश की नब्ज़ मिलेगी। ज़रूर देखिए, आखिर तक सुनिए इनको, मलिक साहब को। मलिक साहब, मेरा जो पहला सवाल है, आप हरियाणा को, मुझे लगता है कि आज की तारीख में आप एक इकलौते नेता हैं जो पिछले 50 वर्षों से, 50-60 वर्षों से हरियाणा को बहुत भीतर तक जान रहे हैं। 50-60 बरस आपने उतार चढ़ाव हरियाणा के सारे देखे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं,
कि क्या हरियाणा इस वक्त की जो स्थिति है, क्या बीजेपी के हाथ से, मोदी जी के हाथ से हरियाणा निकल रहा है? व्हाट इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ हरियाणा, मिस्टर मलिक? हरियाणा न सिर्फ हाथ से निकल रहा है, बल्कि हरियाणा इनको बहुत बुरी हार का मुंह दिखाने वाला है। हरियाणा में जो अनुपात रहेगा सीटों का, वो 60 और 20 का रहेगा। क्या बीजेपी कहा 20 आपने? क्या, 60 और 20, 80 में 60 मिलेंगी कांग्रेस को, कांग्रेस 20 बीजेपी को। जी, हरियाणा में एक तरफा चुनाव है और बहुत नाराजगी है बीजेपी से। 60 आप और तो 20, जानते मलिक साहब, जी, ये तो बहुत ज्यादा अंतर है, 60 और 20। जी, उसकी वजह है, हरियाणा के टीचर्स चंडीगढ़ गए, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, सरपंच गए, उन पे लाठीचार्ज हुआ, जो लोग भी चंडीगढ़ गए उन पे खट्टर सरकार ने लाठीचार्ज कराया। फिर हरियाणा के किसान, जो दिल्ली में किसान आंदोलन था उसमें बिल्कुल जुड़े रहे थे बहुत ज्यादा, और वो गुस्सा भी उनके अंदर है। तो हरियाणा बिल्कुल तय किए हुए है कि इनको उखाड़ फेंकना। आपको लग रहा है कि जो हरियाणा में जाट हैं 27-28%, फिर जी, दलित एक अच्छी संख्या में हैं, फिर थोड़े बहुत मुस्लिम्स भी हैं, फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो नाराज हैं, किसान का एक बहुत बड़ा तबका है, ये जो नाराजगी है, कुल मिलाकर एक ऐसा समीकरण बन गया है कि बीजेपी के लिए मुसीबत ही मुसीबत है। बीजेपी वहां ढूंढी नहीं मिलेगी, ये सारे लोग इकट्ठा हैं। जाट तो 100% बीजेपी के खिलाफ है। जाट के अलावा भी जो किसान कौमें हैं वो सब इनके खिलाफ हैं। स्टूडेंट्स, युवा। वो तो नेचुरली खिलाफ हैं, वो तो बिल्कुल खिलाफ हैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा मलिक साहब, क्योंकि आप हरियाणा की पॉलिटिक्स से, मैंने पहले भी कहा कि हिंदुस्तान में आपसे सीनियर कोई लीडर नहीं जो हरियाणा पर पकड़ रखता है। मुझे एक बीजेपी के मिनिस्टर कह रहे थे, वो ये बता रहे थे कि साहब, जब से मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री हैं, जब से इनको बदला है और मोदी जी नायब सिंह सैनी साहब को लेके आए, तो सैनी साहब तो कमाल कर रहे हैं वहां पर। आप कह रहे हैं कि साहब 20 सीटें मिल रही हैं, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदलने के बाद काफी कुछ फायदा हुआ है मोदी को हरियाणा में। कुछ नहीं हुआ, उल्टे नुकसान हुआ है। लोग ये कह रहे हैं भाई बदला क्यों है, बदला इसलिए है कि फेल हो गए थे, और जो नया मुख्यमंत्री आया उसमें कोई करिश्मा नहीं है किसी भी किस्म का। जी। हरियाणा के साथ मलिक साहब, जरा सा जम्मू कश्मीर भी बता दीजिए। आप तो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, चप्पा चप्पा जानते हैं आप जम्मू कश्मीर के बारे में। वहां क्या होने जा रहा है? जम्मू कश्मीर में उमर और कांग्रेस का जो समझौता है ये सबसे भारी पड़ेगा। बीजेपी जम्मू में भी नहीं जीत पाएगी, क्या? और बीजेपी जम्मू में भी नहीं जीत पाएगी। जम्मू में भी सभी पार्टियां रहेंगी, और महबूबा का और बीजेपी का पहले समझौता हो गया था, अब महबूबा बीजेपी को छूते हुए डरती है। तो वहां उमर और कांग्रेस की सरकार बन सकती है। लेकिन साहब, वहां तो बीजेपी ने राम माधव को भेजा है, और लोग कहते हैं राम माधव के पास जम्मू कश्मीर में बहुत रिसोर्सफुल हैं, राम माधव के जाने से फर्क पड़ेगा। राम माधव ने पिछली बार भी सरकार बना दी थी, तो अब दोबारा मोदी जी ने राम माधव को भेजा है। राम माधव को इसलिए भेजा है कि अभी ये शो नहीं करना चाहते कि हम महबूबा से मिलकर सरकार बनाएंगे। महबूबा से मिलकर सरकार राम माधव के माध्यम से बनी थी, उसी काम के लिए भेजा है कि अगर महबूबा का और तुम्हारा नंबर आ जाए तो ये समझौता करा सकते हैं, जो होने वाला नहीं है। महबूबा मर जाएगी, क्योंकि महबूबा जमात की पार्टी है और जमात इनको छूना नहीं चाहती है। तो आपको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी का जीतना मुश्किल है? बीजेपी का वहां कुछ नहीं बनेगा, जीतना तो एक अलग बात है। वहां 100% उमर और कांग्रेस की सरकार बनेगी। 100%। मलिक साहब, हरियाणा में आप कह रहे हैं 20%, मतलब 60 में 20 मिलेगा, 90 में 20 मिल रहा है, 20 सीटें मिल रही हैं। जम्मू कश्मीर में आप कह रहे हैं कि साहब 100% जो है, वहाँ पर सरकार उमर और कांग्रेस की बन रही, राहुल गांधी की बन रही है। यानी ये दो राज्य तो मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आपकी बात मानूं,
तो ये दो राज्य में बीजेपी की भैंस पानी में जाती हुई दिख रही है। अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य। आप तो महाराष्ट्र जाते रहते हैं, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में क्या होने चुनाव, जा रहा है? वहां का चुनाव इन्होंने इसीलिए नहीं कराया क्योंकि महाराष्ट्र में भी यही होने वाला है। ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव को इन्होंने इसलिए डिले किया क्योंकि वहां भी दाल पतली थी बीजेपी की। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और मैं जा रहा हूँ कल बॉम्बे, और 4 दिन बाद आके फिर आपको बताऊंगा, वहां बहुत खराब है। तो बॉम्बे किससे मिलने जा रहे हैं आप? मतलब क्या आपको शरद पवार से आप मिलेंगे, उद्धव ठाकरे से मिलेंगे आप? हाँ, उनसे मिलूंगा मैं, लेकिन वहां मेरी टॉक है बॉम्बे में परसों, यशवंतराव जी, चौहान ऑडिटोरियम में। ओके। ये बताइए महाराष्ट्र में क्या लग रहा है आपको कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे और कांग्रेस मिलकर ये मोदी जी पर भारी पड़ गई, नंबर एक? और इनकी क्या मोदी विनेबिलिटी, और जी, इन तीनों की विनेबिलिटी है, ये जीतेंगे। ये कुछ देखिए कारण तो होगा। मोदी का तो अब उतार है। मोदी को कोई विनिंग चेहरा नहीं मानते हैं लोग। मोदी तो मुझे नहीं लगता कि वहां यहाँ भी पूरा समय पूरा कर पाएंगे, दिल्ली में भी। ओहो, यानी आप ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी स्थिति बहुत मुश्किल है। एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या आपको लगता है कि मोदी और अमित शाह महाराष्ट्र को समझ नहीं पाए, या वहां पर जिस तरह से ये महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स गुजरात में ले गए, या जिस तरह की राजनीति इन्होंने करी, क्या गुजराती और मराठी फीलिंग्स हो गई हैं महाराष्ट्र में? मराठी मैं गुजराती ऐसा कुछ हो गया है? उसकी मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र बेसिकली एग्रेरियन स्टेट है, और वहां मराठे और जो और खेती वाली कौमें हैं वो सब इनके खिलाफ हैं। मोदी शाह के। जी। तो जम्मू कश्मीर गया साहब, हरियाणा गया, आप कह रहे हैं महाराष्ट्र गया, तो फिर झारखंड भी बता ही दीजिए। झारखंड का झारखंड का आइडिया भी है। इसीलिए नहीं कर रहा है कि वहां भी गए हुए हैं। मतलब हेमंत सोरेन फैक्टर, जिस हेमंत सोरेन को जेल में डाला तो बड़ा फैक्टर है, आदिवासी फैक्टर है वो वहां। तो 100% जीतेगा, उसको बहुत सिंपैथी है। हेमंत सोरेन को। जी जी। चलिए मैं अब असली सवाल पे आ जाता हूँ। आपने एक पोस्टमार्टम तो कर दिया इन चारों राज्यों का, और आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में 100% उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस की सरकार आ रही है। आप कह रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी 20 पर है और कांग्रेस 60 पर है। महाराष्ट्र के बारे में आप कह रहे हैं कि भाई एग्रेरियन सोसाइटी है, किसान और मराठे सब अगेंस्ट हैं इनके, और शरद पवार और उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की जो तिगड़ी है, जिसे महाविकास अघाड़ी जी कहते जी। हैं, इनके पास विनिबिलिटी फैक्टर है। झारखंड में आप कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन को जेल में डालना गलत था, हेमंत सोरेन बाहर आए तब से एक आदिवासी फैक्टर जो है वो हेमंत सोरेन के फेवर में काम कर रहा है, इंडिया अलायंस के फेवर में काम कर रहा है। झारखंड भी गए। अगर चारों राज्य जिसके नतीजे, चारों के नतीजे नवंबर तक आ जाएंगे। जम्मू कश्मीर हरियाणा का जो नतीजा है वो अक्टूबर में आ जाएगा, और उसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव होने ही होने हैं, तो नवंबर के आखिर तक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अगर मलिक साहब ये चारों राज्य मोदी जी के हाथ से जाते हैं, जैसा कि आप संकेत दे रहे हैं, तो फिर क्या होने वाला है दिल्ली में? फिर मोदी जी को छोड़ना पड़ेगा जाना। वैसे भी उनका 75वां साल शुरू हो गया है, नैतिकता के आधार पे भी उनको छोड़ देना चाहिए। लेकिन चारों स्टेट हारने के बाद संघ समझेगा कि ये कोई विनेबल लीडर नहीं है, इनको कह देगा आप हट जाइए। संघ कह देगा। जी। अगर मोदी जी हटते हैं और एक खलबली मचती है बीजेपी में, ऐसी स्थिति में, क्योंकि आप तो कोलिशन पॉलिटिक्स के मास्टर हैं, आपने तमाम सरकारें देखी हैं, गठबंधन की सरकारें में आप रहे भी हैं, क्या आपको लगता है अगर मोदी कमजोर हुए, आरएसएस इनको बदलना चाहती है, बीजेपी में बगावत है, तो नीतीश और नायडू, ये जो दो लोग हैं जिनकी बैसाखी पर मोदी जी चल रहे हैं, क्या ये लोग पुनर्विचार कर सकते हैं? ये कुछ बिल्कुल कर सेकंड सकते हैं। थॉट में जा ये सकते हैं? ये ये फिर क्या ये क्यों होगा? ये लोग मारेंगे? क्या करेंगे? ये बीजेपी से सपोर्ट विड्रॉ कर सकते हैं। ये ना भी करें तो भी मोदी हट जाएंगे, और कोई आदमी जो हो सकता है गडकरी टाइप आदमी कोई चीफ मिनिस्टर हो जाए। सुन तो मैं प्राइम यहाँ तक मिनिस्टर, रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर हो जाए। संजय जोशी को आरएसएस अध्यक्ष बना के ला सकती है।
गडकरी प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? जी जी, गडकरी बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं अगर हो जाए। ही इज ए पर्सन विद विजन। उनकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है। आज बीजेपी के पास कुछ भी कहने को है तो गडकरी की सड़कें हैं। मोदी और गडकरी में बुनियादी फर्क क्या है मलिक साहब, अगर 2-3 पॉइंट आप बताना चाहें इन दोनों में? दोनों में ये है कि गडकरी में एरोगेंस नाम की कोई चीज नहीं है। वो बहुत मिलनसार, बहुत स्वीट आदमी है, बहुत साफ सुथरे हैं और बदले की भावना से बिल्कुल काम नहीं करते हैं। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं कि मोदी जी बदले की भावना से काम करते हैं? मोदी जी बहुत बदले की भावना से करते हैं। मैं भुक्तभोगी हूँ, मेरी सारी सिक्योरिटी हटा ली उन्होंने, चूंकि मैं किसानों वाले मुद्दे पे उनसे असहमत हो गया था। सिक्योरिटी हटा ली। मुझको कश्मीर का गवर्नर रहा हूं मैं, मेरे दस्तखत से 370 हटी है। मुझे रहने के लिए मकान नहीं, दिल्ली में मैं एक कमरे के मकान में रह रहा हूं और मेरे जितने लोग थे उन सबों के खिलाफ सीबीआई जांच बिठा दी, सबके टेलीफोन ले लिए। बहुत बदले की भावना से काम किया उन्होंने। मेरे खिलाफ मेरे गांव के 200 साल पुराने घर पे सीबीआई भेजी उन्होंने। क्या मोदी जी से अब आपकी बातचीत नहीं होती? नहीं होती, नहीं और ना मैं करना चाहूंगा। राहुल गांधी के बारे में, राहुल गांधी से आपकी कई मुलाकातें हुई। राहुल गांधी, जी। ऐसा लोग मुझे बताते हैं कि आपको वो अक्सर घर पर बुलाते हैं, आपके साथ चाय पीते हैं और किसी सीनियर लीडर से अगर वो राय मशवरा लेते हैं तो उसको, उस आदमी का नाम सत्यपाल मलिक है। राहुल गांधी के बारे में कुछ खुलकर बताइए मलिक साहब। देखिए, राहुल गांधी इज लीडर ऑफ फ्यूचर। वो बहुत सिविलाइज, बहुत विनम्र, बहुत बढ़िया, मतलब टू द एक्सटेंट कि वो मेरे छोड़ने आते हैं तो मेरे ड्राइवर को भी नमस्ते करते हैं। और अच्छा। सुलझा सुलझा हुआ है, चीजों को समझता है, इश्यूज को बहुत बेहतरीन तरीके से आर्टिकुलेट करता है, जो आज के इश्यूज है रेलेवेंट। तो मैं तो आई सी फ्यूचर इन हिम। नहीं, आप कह रहे हैं कि घमंड नहीं है, सही बात है कि बिल्कुल। घमंड दूर दूर तक छू नहीं गया तक घमंड तुमको। नहीं, कुछ बताएंगे तो कि आपको क्यों लगता है कि भाई मोदी में घमंड है और राहुल गांधी में घमंड नहीं, दोनों को आप जानते हैं? देखिए, राहुल गांधी मुझे छोड़ने आए एक दिन, मैं उनके यहाँ गया था। तो जब मैं कमरे से निकला, मैं व्हील चेयर पे था, तो सीढ़ियों पे व्हील चेयर पकड़ के उतारना पड़ा। तो उन्होंने अपने आदमी से पूछा कि भाई हमारे यहाँ वो नहीं है क्या, रैंप? तो उनका जी नहीं, कहने लगे एक दिन में रैंप बन जानी चाहिए। तो ये ओहो। एटीट्यूड। हाँ, कहा कि मैं कल तक रैंप चाहता हूँ, रैंप बन जाए। तो वो बहुत। मतलब व्हील चेयर राहुल गांधी की सीढ़ियों पर घर पे उतर नहीं सकती थी, उनको बुरा लगा कि आप व्हील चेयर पे है, उन्होंने कहा इन सीढ़ियों पर रैंप बना दीजिए, ये कहा हाँ, उन्होंने? सीढ़ियों के बराबर में रैंप बना दीजिए, और मैं श्योर हूँ जब जाऊंगा तो मुझे रैंप मिलेगी। और क्या कारण है जहां आपको लगता है कि घमंड नहीं है इस आदमी में? नहीं नहीं, बातचीत में मेरे वो बाहर निकलेंगे, मेरे ड्राइवर से राजी खुशी पूछेंगे, नमस्ते करेंगे, जो कोई नेता नहीं करता। ओके। इंटेलिजेंट लोग कहते हैं ये राहुल गांधी देश की राजनीति को नहीं समझते, इकोनॉमी को नहीं समझते। नहीं, जो लोग हैं कहते हैं वो नहीं समझते। राहुल गांधी सब चीजों को समझते हैं, वो बहुत होशियार हैं। ही इज वेरी इंटेलिजेंट एंड हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन इज वेरी वेरी, कहिए, परिपक्व है एकदम। बदले की भावना है उनके अंदर, विंडिक्टिवनेस है राहुल गांधी में। बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है। किस आधार पे कह रहे हैं आप कि दूर दूर तक बदले की नहीं, भावना नहीं है? मेरी जो बात होती है, मैं तो उनसे, मोदी को भी डिस्कस करता हूँ, कभी उनको ये नहीं होता कि इसका ये करेंगे वो करेंगे। कुछ नहीं है, जरा बदले की भावना नहीं है। वो अपने काम से काम रखते हैं, इश्यूज को समझते हैं, इश्यूज को आर्टिकुलेट करते हैं और बढ़िया तरीके से आर्टिकुलेट करते हैं। चलिए मलिक साहब, एक चीज और बता दीजिए, आप तो भाई इतने सीनियर लीडर हैं, खुलकर बोलते। राहुल गांधी आपको जो चाय पर बुलाते हैं, आप कह रहे हैं मुझे बाहर छोड़ने आते हैं, मेरे ड्राइवर से नमस्ते करते हैं, मुझसे घंटों बातचीत करते हैं, कई वीडियो भी मैंने देखे आपके जो राहुल गांधी ने बनाए। राहुल गांधी आपसे पूछते क्या है जब आप दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब आप और राहुल गांधी बैठते, क्या पूछते हैं ये तो बता दीजिए। नहीं नहीं, पहली बार तो उन्होंने मुझे फोन किया और ये कहा कि मलिक साहब, मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूँ और ये इजाजत चाहता हूँ कि मैं उसको एयर कर सकूं। मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई रिकॉर्ड। एतराज नहीं। जी।
नहीं, रिकॉर्ड करने हाँ की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जी जब जी, बिना कैमरे की बातचीत होती तब क्या पूछते हैं आपसे? क्या सलाह लेती हैं तो बता दीजिए कुछ। जनरल बात पूछते हैं, क्या होना जैसे चाहिए, कैसे होना चाहिए। जैसे वो पूछते हैं किसानों के लिए हम लोग और क्या कर सकते हैं, ये सब बातें पूछते हैं। क्या वो ये भी पूछते हैं, मोदी के बारे में भी पूछते हैं नहीं, कुछ मोदी का आपसे? ना वो कोई जिक्र करते हैं ना मैं करता हूँ। सरकार के बारे में कुछ पूछते हैं कि इस सरकार को आप कैसे असेस करते हैं? वो तो उनको खुद पता है, मेरे से क्या पूछेंगे। नहीं राजनीति पर कोई पूछते बात सरकार। राजनीति पर कुछ जी, सवाल करते हैं? ना राजनीति पे राजनीति करते हैं भाई। हाँ, राजनीति में यही कहते हैं भाई देश कहाँ जाएगा, देख रहे हो क्या स्थितियां हैं, वगैरह वगैरह। एक चीज मलिक साहब, एक चीज मैं जी बहुत साफगोई से आपका जवाब चाहता हूँ। क्या राहुल गांधी, क्योंकि देखिए जो देश में सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त वो है उत्पादन का, प्रोडक्शन का, इकोनॉमी का। देश का प्रोडक्शन घट रहा है, देश की आमदनी घट रही है, राज्य सरकारों की हालत बहुत खराब है, जीएसटी का पैसा नहीं उनको दिया जा रहा है, ज्यादातर हमारे देश के राज्य कर्जे में डूबे हैं। और उधर हम देख रहे हैं कि जो आम आदमी है उसकी स्थिति भी अच्छी नहीं है। एक बहुत बड़ा तबका हमारे देश में है जो राशन पे जी रहा है। राशन अगर सरकार से ना मिले तो काला हांडी जैसे कई कांड यहाँ हो जाएं कि लोग खाने के लिए तरस जाएं 2 टाइम। अगर देश की ऐसी स्थिति है, यानी जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है इकोनॉमी, पैसा, जी। आमदनी। क्या आपको लगता है राहुल गांधी देश की इकोनॉमी समझते हैं? उनके पास कोई चाइना जैसा प्लान है? क्या ये आदमी देश की इकोनॉमी को चला सकता है? देखिए, वो ना सिर्फ समझते हैं बल्कि उसके लिए चिंतित भी हैं, और वो चला सकते हैं। मैं राहुल गांधी की जो कैपेबिलिटीज हैं उनके बारे में आश्वस्त हूं कि ही विल प्रूव ए वेरी गुड लीडर। ही इज बेटर देन मोदी। मोदी तो कुछ है ही नहीं उनके सामने। मोदी सिवाय एक ईगो के कोई चीज नहीं है। इनको कुछ, चलिए खैर, बहुत कुछ आज आपने बताया। मैं एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ और जी मैं बहुत एक ईमानदारी का जवाब चाहता हूँ आपसे, जो आपका एक मिजाज है। ये बताइए, हमने नवंबर की बात कर ली, हमने नायडू नीतीश की बात कर ली, हमने 4 राज्यों की बात कर ली कि मोदी जी की हालत पतली, सारी चीजें। ये बताइए, ये सरकार अभी कितने दिन और चलेगी? 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, या केंद्र पूरा की टर्म सरकार पूरा करेगी? जी हाँ, केंद्र मोदी की सरकार। सरकार पूरा टर्म कर सकती है अगर ये मोदी हट जाते हैं। 75 के वो हो जाएंगे तो उनको खुद छोड़ देना चाहिए। कोई नया प्राइम मिनिस्टर अगर आ गया गडकरी जैसा तो वो पूरा टर्म चलेगा। यानी तब आपको लगता है लेकिन नीतीश और नायडू साथ मोदी जी, देंगे? हाँ, मोदी जी के रहते हुए नहीं चल सकता। मोदी जी के रहते कितने दिन चल सकती सरकार, ये बताइए? 1 साल, मैक्सिमम 1 साल। उसके बाद क्या होगा? सरकार कैसे गिर जाएगी मोदी की? नायडू सरकार नीतीश ये अलग हो लोग जाएंगे? जो पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं ये विड्रॉ कर लेंगे। इनको कौन मरना है, ये भी तो खराब हो रही है उनकी वजह से। ओके। क्या वजह है कि मोदी को लेकर ये सपोर्ट विथड्रॉ कर लेंगे? मतलब मोदी में ऐसी क्या, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि वो अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करते? 2-3 कारण। मोदी जी का नंबर 1 कारण है उनकी एरोगेंस से सब लोग तंग हैं। दूसरे, उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। मोदी चीजों को समझते नहीं है। आप हैरत करोगे, मैंने बिहार में जब मैं गवर्नर था, मैं एयरपोर्ट पे उनको रिसीव करने गया और मैंने आचार्य नरेंद्र देव की बुद्धिज्म पे लिखी हुई किताब, जो मेरा ख्याल है उस विषय पे देश में सबसे अच्छी किताब है, वो उनको दी और कहा कि साहब इसको पढ़िए। तो बोले मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ। अब आप अंदाज लगाइए, जो प्रधानमंत्री पढ़ता ही नहीं है वो क्या समझेगा चीजों। ओके। इकोनॉमी, अगर इकोनॉमिक फ्रंट पर हम बात करें, क्योंकि मोदी जी मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, तमाम चीजें लाए थे, तो क्या इकोनॉमी को भी नहीं समझ रहे हैं वो देश की? नहीं, उनको लिखा हुआ दे दिया जाता है, सामने लिखा हुआ वो पढ़ देते, समझते वो कुछ नहीं। चलिए मलिक साहब, आप आए और आपने 2-3 बहुत बड़ी बातें की। आपने कहा कि राहुल गांधी में एरोगेंस नहीं है, राहुल गांधी इकोनॉमी को समझते हैं, मोदी से बेटर है। और दूसरा आपने कहा कि अगर मोदी को बदला नहीं जाता है तो फिर 1 साल ये सरकार और चल सकती है, 1 साल के आगे ये सरकार नहीं चल सकती। नहीं चलेगी यानी कहीं जी। ना कहीं
मिड टर्म पोल होगा या कुछ होगा। और एक चीज़ आपने और कही, आपने कहा कि कश्मीर में जीतना मुश्किल है, हरियाणा में जीतना मुश्किल है, महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी को लीड है, और हेमंत सोरेन जिनको जेल भेजा गया था, जो मुख्यमंत्री हैं, उनके उनके साथ जिस तरह से केसेस किए गए, आदिवासी सेंटिमेंट्स हेमंत सोरेन के फेवर में है, जो आदिवासी बहुल राज्य है। तो झारखंड में भी स्थिति खराब है। कुल मिलाकर मोदी जी एक बहुत मुश्किल जमीन पर हैं। सत्यपाल मलिक, पूर्व राज्यपाल, नहीं, एक आप उनको कह सकते, ग्रेसफुली छोड़ देना चाहिए। बेहतर ये हो कि वो खुद ही छोड़ दें। और जैसा कि अभी एक फाइनल सजेशन उन्होंने दिया कि 75 साल के अगर मोदी जी हो रहे हैं, सितंबर में हो जाएंगे, ग्रेसफुली छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर, दूसरों को मौका दें। मलिक साहब, आप आए और बहुत खुलकर बातचीत हुई आपके साथ और बहुत कुछ आपने बताया, और मुझे लगता है कि जब आप मुंबई से लौट के आएंगे 4 दिन के बाद और महाराष्ट्र की ताज़ा स्थिति लाएंगे, तो एक बार फिर आपसे बातचीत होगी। जरूर जरूर, शुक्रिया मुझे भी इस प्रोग्राम में अच्छा आने का, लगे। अपने दोस्तों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार।